नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। बिहार में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की तैयारियां पूरी। 122 सीटों पर 136 महिलाओं सहित 1302 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन किया। शहरी सहकारी बैंकों से युवाओं और वंचितों को सशक्त बनाने का आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में प्रमुख अर्थशास्त्रियों की पहली बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में फरीदाबाद में विस्फोटकों और हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार। और हॉकी इंडिया ने 25 नवंबर से सैंटियागो महिला जूनियर विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। बिहार में कल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस चरण में कल भारत नेपाल सीमा पर स्थित विधानसभा क्षेत्रों और सीमांचल, मगध, शाहबाद, कोसी और मिथिलांचल क्षेत्रों में भी मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 136 महिला उम्मीदवार शामिल है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। सुरक्षा कारणों से कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या 1202 है। इस चरण में 45,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान प्रक्रिया की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। निर्वाचन आयोग ने पटना में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में एक अत्याधुनिक नियंत्रण और कमांड केंद्र स्थापित किया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 595 मतदाता केंद्रों पर प्रबंधित पूरी तरह से महिला मतदान कर्मी ही रहेंगी। 21 विद्यांगन मतदान केंद्रों का संचालन दिव्यांग कर्मी करेंगे। 316 आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए की ओर से सबसे अधिक 53 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और 44 उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड से चुनावी मैदान में हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 15, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 6 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल 71 और कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाले विकासशील इंसान पार्टी ने 8 और सीपीआई माले ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के 12 कैबिनेट मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के लिए भी कल उपचुनाव होंगे। ये सीट है जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नुआपड़ा। मतगणना 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ ही होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंडा में अंगोला के संसद को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति अंगोला में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। वहां भारतीय समुदाय के लगभग 8,000 लोग मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 से 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर है। वे कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में बोत्सवाना रवाना होंगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों को महत्वाकांक्षी युवाओं और समाज के वंचित वर्गों के सशक्त बनाने के लिए आगे आना चाहिए। आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर एक आंतरिक सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि 5 वर्षों के भीतर 2 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक कस्बे में एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ने और सरकारी क्षेत्र के लिए पेशेवर तैयार करने के उद्देश्य से की गई है। हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। तो एक जनरेशन पूरी अमृत पीढ़ी की जो 2047 तक हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र को आगे ले जाएगी, उसको तैयार करने का हमने लक्ष्य रखा है।
इस अवसर पर श्री शाह ने अमूल और इफ्को को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की विश्व रैंकिंग में शीर्ष 2 स्थान हासिल करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा है कि इफ्को 93 लाख टन यूरिया और DFP का उत्पादन करके देश की हरित क्रांति का एक स्तंभ बन गया है। आज इफ्को 93 लाख मैट्रिक टन यूरिया और DAP का उत्पादन कर हमारे देश की ग्रीन रेवोल्यूशन का स्तंभ बना है। आज ब्राजील, अमेरिका, ओमान, जॉर्डन और दुनिया के 65 देशों में इफ्को के नैनो यूरिया और DAP जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों की पहली बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त मंत्री ने आर्थिक मामले विभाग के सचिव, केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और आर्थिक मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अत्याधुनिक सुविधायुक्त रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों DPSU भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों की वार्षिक प्रदर्शनी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। कार्यक्रम में HAL के नए अनुसंधान और विकास मैनुअल और DPSU के नवीकरणीय ऊर्जा पहलों पर प्रकाश डालने वाली एक रिपोर्ट स्वयं का भी विमोचन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोहिमा में नागालैंड विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने उद्घाटन भाषण में कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधता और मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने पूर्वोत्तर विधानसभाओं की एकता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाने के लिए उनकी सराहना भी की। जिस राज्य के अंदर दूरदृष्टि नीति बनती है, जिस नीतियों के अंदर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षा आती है, जिन नीतियों के अंदर जनता के विचारों से जन्म नीति बनती है, निश्चित रूप से वह राज्य भविष्य में एक व्यापक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करते हुए विकास के मूलभूत ढांचों के साथ वहां की प्रकृति, वहां की संस्कृति को जीवंत रखते हुए नीतियां बनाने का काम करेगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के धौज में कश्मीरी डॉक्टर के घर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। डॉक्टर मुजबल फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय में कार्यरत है। पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय कश्मीरी डॉक्टर के घर से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। हॉकी इंडिया ने आज आगामी FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। यह विश्व कप 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक चिली के सैंटियागो में आयोजित किया जाएगा। ज्योति सिंह भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी। 20 सदस्यों की इस टीम में 18 खिलाड़ी और 2 वैकल्पिक खिलाड़ी शामिल होंगी। भारत को जर्मनी, आयरलैंड और नामीबिया के साथ पूल C में रखा गया है। टीम को भारतीय कोच और पूर्व फील्ड हॉकी खिलाड़ी तुषार खांडकर प्रशिक्षित करेंगे। सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में GST दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए GST बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अगली पीढ़ी के GST सुधारों से लद्दाख की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। नए GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने लद्दाख के कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमों को बड़ी राहत प्रदान की है। पश्मीना ऊन, नमदा कालीन और अन्य हथकरघा उत्पादों पर GST अब 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही एप्रिकॉट यानी खुबानी और सी बकथॉर्न जैसे उत्पादों पर कर में कमी से हजारों कृषक परिवारों को लाभ हुआ है। इससे महिला स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिला है। वहीं 7,500 रुपए तक के होटल के कमरों पर भी कर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। GST सुधारों ने न केवल लद्दाख की विरासत की रक्षा की है, बल्कि इसके स्थायी उद्योगों को भी बढ़ावा दिया है। शिवांग के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 1020 मेगावाट की पुना सांगचू 2 जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की तैयारियां पूरी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली की सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में प्रमुख अर्थशास्त्रियों की पहली बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।